हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है, आई होप। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द रूल नंबर 9 जो हमने यहाँ पे आपको कहा था कि अगली लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अलॉटमेंट ऑफ फंड से। तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं वंस पार्लियामेंट अप्रूव्स ए ग्रांट। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो समझाया था, देखो आपको मैं एक सबसे बड़ी बात आपको आज बताने जा रही हूँ कि जो जो आप याद कर लोगे तो धीरे धीरे मैं व्हाट आई विल डू फॉर यू कि मैं आपको एमसीक्यू दूंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ सीरीज इन एमसीक्यूज हम क्या करेंगे कि मैं आपको विद आंसर्स क्लियर करूंगी, उसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे वीडियोस स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको एमसीक्यू दूंगी, फिर उसके आंसर आप अपने आप देखना कि आफ्टर रीडिंग ऑल मटेरियल रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट तो कितने एमसीक्यू आप कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज इन द एग्जाम, है ना। तो उसकी तैयारी करनी है, तो आपको फिर सारे क्वेश्चंस को भी रेडी करना होगा। तो विदाउट क्वेश्चन और सिर्फ हम लेक्चर करते जाएंगे तो एक तो फिर हमारे को ऐसा लगेगा बस पढ़ते ही जा रहे हैं यार, अपना टेस्ट तो ले नहीं रहे। तो टेस्ट लेना तो बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको दिस इज माई थर्ड क्लास, एंड आफ्टर दिस इन फोर्थ आई विल गिव the MCQs with answers for all these what I have told you। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जो फंड्स होते हैं उनको अलॉट कैसे किया जाता है, यानी वंस पार्लियामेंट अप्रूव्स ए ग्रांट। तो पार्लियामेंट का काम क्या होता है? ग्रांट। मैं आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर भी आपको सारा क्लियर करूंगी, बहुत ब्यूटीफुल है और वो समझोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मेरा मेन जो मकसद यही है कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि हमें बोरियत फील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो रूल ऐसे होते हैं कि अगर आप किताब में चले गए ना तो बस सो ही जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो उससे कहीं अच्छा है कि हम समझ के पढ़ें। ठीक है ना, तो समझना बहुत जरूरी है। तो वंस पार्लियामेंट अप्रूव्स ए ग्रांट, तो जैसे ही पार्लियामेंट एक ग्रांट अप्रूव करती है, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रांट में क्या होता है? वोटेड। हमने पढ़ा था ना, जब पार्लियामेंट अप्रूवल दे रही है तो वो एक्सपेंडिचर कैसा होता है? वोटेड, है ना। और जो एक होता है चार्ज, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन के रूप में जो हमने एक और जो पढ़ा था उसमें क्या दो प्रकार के करे थे? वोटेड एंड चार्ज। तो पार्लियामेंट अप्रूव करती है ग्रांट, दैट इज वोटेड एक्सपेंडिचर, और एप्रोप्रिएशन दैट इज चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कंसोलिडेटेड फंड से हम क्लियर करते हैं। द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट मस्ट डिस्ट्रीब्यूट टू the funds to its lower level officers so that spending can actually happen। देखो पैसा लेकर रखे थोड़ा ना रख सकती है सरकार, उसका अगला काम क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर हैविंग द ग्रांट? कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अलॉटमेंट ऑफ फंड की बात का मीनिंग ही आपने देखते ही समझ लेना है कि मेरे को क्वेश्चन जो समझना है वो क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब किसको डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? वो हो रहे हैं दीज लोअर ऑफिसर्स हु आर कंट्रोलिंग ऑफिसर और द डिस्पर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम एमसीक्यू पढ़ेंगे तो जो आप समझोगे ना वही एमसीक्यू में क्लियर करोगे। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर, डिस्बर्सिंग ऑफिसर आता है। ठीक है, अब इसको हम जरा टेबल फॉर्म में समझते हैं। देखो, कहता है डिपार्टमेंट्स दैट रिसीव ए ग्रांट और अप्रोप्रिएशन मस्ट डिस्ट्रीब्यूट फंड्स फर्दर, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। इसका अर्थ क्या समझे? आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूव्स द बजट, डिपार्टमेंट कैन नॉट कीप द अमाउंट विद देमसेल्फ। अपने पास पैसा नहीं रखो जी, दे मस्ट एलोकेट फंड्स टू द ऑफिसर्स अंडर देम जी। कौन कौन से जो हमने पढ़े हैं? कंट्रोलिंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर को जाके पैसा थमाओ कि जाइए काम पे लग जाइए। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गेट्स 500 करोड़ फॉर स्कीम, इट मस्ट गिव मनी टू स्टेट डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, स्कूल्स। अभी 500 करोड़ लेके थोड़ा बैठा रहेगा, जो जो स्कीमें हैं उस स्कीम से रिलेटेड स्टेट के डायरेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उन सबको जाके बांट दिया जाता है कि जाइए करिए, इससे रिलेटेड जो जो स्कीम से काम है वो पूरा करिए। ठीक है, जैसे कि अब अगर शौचालय बनवाने थे स्कीम में, प्रधानमंत्री की आवास योजना में, तो उसमें क्या था कि ठीक है वो दिए गए और कितने शौचालय बने, कितना काम हुआ, कितने नहीं बने। तो ये सब क्या है? ये क्या है? स्कीम के अंदर आने वाले काम। तो जो स्कीम के अंदर काम आ रहे हैं, ये काम पूर्ण करने के लिए पैसा कहां से दिया? पार्लियामेंट ने अप्रूव किया। पार्लियामेंट के अप्रूव करते ही डिपार्टमेंट उस पैसे को इधर उधर वापस अपनी अपनी जगह पे भेज देते हैं कि जाइए स्टार्ट कीजिएगा। फंड्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर नेसेसरी, है ना, जो मैं भी आपको अभी अभी बोली हूँ ना मैं आपसे कि जहां जरूरत है। ओनली दोज ऑफिसर्स दैट नीड मनी फॉर स्पेंडिंग
विल रिसीव मन फंड्स। ठीक है, अब आपको पता है जो जो वेट कर रहे हैं कि हमने यहाँ काम करवाना है सर, हमें पैसा दिलवाओ, उधर जाके पैसा मिल जाता है। इफ 200 स्कूल्स आर इंक्लूडेड इन द स्कीम, ओनली दोज 200 स्कूल्स गेट फंड्स। ये नहीं कि 200 के अलावा अगर 1000 स्कूल है और 200 की नीड है तो 800 को भी मिल जाएगा, ऐसे नहीं। जहां जरूरत है यानी वेयर नेसेसरी इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, उसके बाद कहता है डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी डन टू कंट्रोलिंग ऑफिसर्स। अब कहता है कि कंट्रोलिंग ऑफिसर को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कैसे। एक कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या करता है, सुपरवाइज करता है स्पेंडिंग एंड कंट्रोल्स द बजट फॉर सेवरल यूनिट। स्पेंड भी कर रहा है और उस बजट को कंट्रोल भी करता है सेवरल यूनिट में। जैसे कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्टेट लेवल पे है, ठीक है, रिसीव कर रहा है 100 करोड़ रुपए, क्या करने के लिए, टू मैनेज डिस्ट्रिक्ट स्पेंडिंग। डिस्ट्रिक्ट की स्पेंडिंग को मैनेज भी करता है और उसको 100 करोड़ जो उसने रिसीव किए उसे मैनेज करते हुए ढंग से हर जगह अप्रोप्रिएटली उस पैसे को लगवाता है। व्हाट इज द who is doing this role? That is director of education. Distribution must be done to disbursing officer. तो कंट्रोलिंग ऑफिसर ने क्या किया कि मैनेज और कंट्रोल करते हुए पैसे को रिसीव किया। अब कहता है डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी डन टू कंट्रोलिंग ऑफिसर, हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी डन टू डिसबर्सिंग ऑफिसर। दीज ऑफिसर्स एक्चुअली मेक पेमेंट्स। अब ये असलियत में डिसबर्स कर रहे हैं पैसे को, सैलरी पे, बिल पे, हैं, सैलरी पे, बिल पे, परचेज पे। जैसे कि स्कूल प्रिंसिपल एसडीडीओ रिसीव करता है 20 लाख रुपए, किस लिए, टू पे द सैलरी, टू बाय द मटेरियल। तो डिसबर्स अमाउंट जो करते हैं हम, तो उसके लिए डिसबर्सिंग ऑफिसर बना हुआ है। वो आगे इस पैसे को जब वो प्राप्त करता है बड़े लेवल से, तो आगे एक एक को पैसा देना उसका क्या है, कर्तव्य। पर्पस क्या है इस चीज का कि एंश्योर करते हैं स्मूथ फ्लो ऑफ फंड्स। अलॉटमेंट का क्या पर्पस है कि हम स्मूथ फ्लो ऑफ फंड्स को एंश्योर करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Money flows step by step from ministry to the department, to the controlling officer, to the DDOs, to the vendors or employees. ठीक है, तो salary for teachers is paid on time because DDO received funds from controlling officer in time. ठीक है, अब आता है कि एग्जाम्पल में जैसे कि पार्लियामेंट ने अप्रूव किया 100 करोड़ रुपए मिड डे मील स्कीम के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उस ग्रांट को रिसीव किया। अब मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए और 150 करोड़ रुपए बिहार के लिए। फिर जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने गिव दिया, ये फंड दिया किसको, जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस फंड को प्राप्त किया, अब उसने उसे दिया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बड़े वाले थे, इसीलिए वो कौन थे, कंट्रोलिंग ऑफिसर। वो कौन थे, कंट्रोलिंग ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि आगे आता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गिव्स फंड्स टू स्कूल प्रिंसिपल्स। स्कूल प्रिंसिपल्स कौन है, डीडीओ। कौन है स्कूल प्रिंसिपल, यानी कि अब वो क्या काम कर रहा है, डिसबर्सिंग ऑफिसर का। ठीक है ना, कंट्रोलिंग के बाद मैंने आपको क्या बताया, डिसबर्सिंग। अब कहता है स्कूल्स पे कुक सैलरीज, परचेज फूड आइटम्स, एलपीजी सिलेंडर्स, किचन यूटेंसिल्स, दिस एंटायर फ्लो हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस रूल 9। ठीक है, तो सुपर सिंपल समरी में हम क्या पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट अप्रूव्स मनी, मिनिस्ट्री रिसीव्स, मिनिस्ट्री मस्ट पास ऑन मनी टू कंट्रोलिंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ओनली देन कैन एक्चुअल पेमेंट्स बी मेड। ओके, अब आता है हमारा रूल 10 विच इज अप्रोप्रिएशन एंड री अप्रोप्रिएशन। मैंने आपको बताया था कि दोनों में बताया था ना कि प्राइमरी यूनिट ऑफ हेड होता है और फिर एक सेम हेड से। चलिए हम आपको इससे क्लियर करते हैं। देखें, कहता है नो अप्रोप्रिएशन, इसमें क्या बताना चाहता है वो पढ़ते हैं हम। नो पहले हम पढ़ चुके हैं कि अप्रोप्रिएशन तो हो गया कि प्राइमरी यूनिट ऑफ हेड हो गया, ठीक है। उसके बाद री अप्रोप्रिएशन क्या है कि अगर, मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर सेम हेड में दो जगह के लिए पैसा दिया, एक दिया ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए, एक दिया बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। तो बिल्डिंग के लिए 50 लाख रुपए दिए, ऑफिस एक्सपेंसेस के भी 50 लाख रुपए दिए, ठीक है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस वाले 50 लाख रुपए में की जगह 30 लाख में काम हो गया, 20 लाख फालतू पड़ा रहा। और इधर जो बिल्डिंग बना रहे थे कंस्ट्रक्शन के लिए, वहां 50 लाख रुपए में कमी आ गई, भाई हमें और पैसा चाहिए। तो ऑफिस एक्सपेंसेस वाला पैसा हम क्या करेंगे, री अप्रोप्रिएट करेंगे फंड का। वो जाके क्या हो जाएगा, उसको दे दिया जाएगा और उसके लिए वो पूर्ति कर देगा। तो जो पूर्ति करने वाला फंड होता है वो होता है री अप्रोप्रिएशन। अब बात आती है कि no appropriation or reappropriation for new service or new instrument of service without parliament's prior approval। इसका मतलब क्या है कि इफ द एक्टिविटी वाज नॉट मेंशन्ड इन द अप्रूव्ड बजट,
कोई एक्टिविटी है लेकिन वो जो बजट में ना अप्रूव नहीं करवाई गई, तो डिपार्टमेंट कैन नॉट मूव फंड्स टू स्टार्ट इट अनलेस पार्लियामेंट अप्रूव। तो डिपार्टमेंट उस फंड को मूव करने के लिए स्टार्ट नहीं कर सकता टू स्टार्ट इट अनलेस, जब तक कि पार्लियामेंट अप्रूव ना करे। कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस, कोई भी नया कार्य शुरू होने जा रहा है, वो अगर अप्रूवल में नहीं आया तो डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। जैसे कि बजट डिड नॉट मेंशन स्टार्टिंग ए न्यू ट्रेनिंग अकेडमी। न्यू ट्रेनिंग अकेडमी होनी थी, बजट ने मेंशन नहीं किया, तो डिपार्टमेंट कैन नॉट शिफ्ट मनी फ्रॉम अनदर स्कीम। ये नहीं कि फिर किसी और स्कीम से लेकर पैसा जाके ट्रेनिंग की अकेडमी में दे दिया जाएगा। ये करना है ना अगर आपको, तो इसके लिए हमें क्या करना है? फॉर दिस वी हैव टू टेक द पार्लियामेंट अप्रूवल। तो अनदर स्कीम के नहीं हो सकता टू ओपन इट विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, इट कैन नॉट बी डन। आगे समझ? तो ये आ रहा है कि कोई भी अप्रोप्रिएशन या री अप्रोप्रिएशन अगर कोई नए काम की होनी है जो कि बजट की मंजूरी में नहीं आया हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम तभी कर सकते हैं जब तक कि पार्लियामेंट अप्रूव उसे ना करे। चलिए आगे कहते हैं हाउ टू डिसाइड इफ समथिंग इज न्यू। अगर कोई नया काम होने जा रहा है तो वो डिसाइड कैसे करते हैं? कहते हैं फाइनेंशियल लिमिट्स एंड रूल्स इशूड बाय बजट डिविजन्स। फाइनेंशियल लिमिट्स एंड रूल्स इशूड बाय बजट डिवीजन, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जैसे मस्ट बी चेक्ड, उसको चेक किया जाता है। इफ द न्यू एक्टिविटी क्रॉसेस द न्यू इंस्ट्रूमेंट वाली जो नई स्कीम है उसकी लिमिट को 2 करोड़ से आगे क्रॉस कर लेती है तो इट नीड्स पार्लियामेंट अप्रूवल। तो यानी कि उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है कि कोई भी स्कीम अगर 2 करोड़ की एक्सीडिंग है तो मुझे पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। अगर कोई 2 करोड़ से नीचे है तो इसका मतलब उसकी अप्रूवल नहीं चाहिए। ये डिसीजन होता है कि ये पता लगता है कि कैसे कोई उसे में नए वाले में डाला जाता है, ठीक है। फंड्स कैन नॉट बी मूव्ड फॉर एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं फर्स्ट प्रॉपर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, है ना। सैंक्शन तो आपको चाहिए। देन एप्रोप्रिएशन एंड री एप्रोप्रिएशन कैन हैपन। तो एप्रोप्रिएशन और री एप्रोप्रिएशन कब होते हैं? जब आपको फंड्स जो हैं वो प्रॉपर सैंक्शन उसकी हो गई हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो पहले, री एप्रोप्रिएशन कैन नॉट बी मेड फॉर परचेजिंग व्हीकल्स इफ नो अथॉरिटी हैज सैंक्शनड परचेज ऑफ व्हीकल्स। वो ये कह रहा है कि जब कंपिटेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन ही नहीं किया व्हीकल के परचेज को, तो रीअप्रोप्रिएशन की तो बात ही नहीं आती। यानी पहला कार्य ही नहीं हुआ सैंक्शनिंग का। तो मैंने आपको पहले ऊपर समझाया था कि सैंक्शन और एप्रोप्रिएशन ये 2 चीजें जरूरी होती हैं एक्सपेंडिचर के लिए। अगर सैंक्शन हो गया है लेकिन आपके पास एलोकेशन ऑफ बजट नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में वो यही कह रहा है कि फंड्स कैन नॉट बी मूव्ड। यहां पर सैंक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो कैसे आप रीअप्रोप्रिएशन के लेवल तक पहुंच जाओगे? तो फंड्स कैन नॉट बी मूव्ड फॉर एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फर्स्ट प्रॉपर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, देन एप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन कैन हैपन। ओके। फिर वो कहता है फंड्स कैन नॉट बी मूव्ड टू एनी वर्क विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन। अब आगे देखो, फॉर वर्क्स हम पढ़ेंगे जीएफआर में, ठीक है। बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, रिपेयर्स में आपको बहुत ब्यूटीफुली समझाऊंगी कि वर्क जीएफआर में कैसे हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू, ठीक है। कहता है कि अपना ये फॉर वर्क्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स AA and TS must exist before shifting funds। यानी कि आपको एक न्यू बिल्डिंग्स टेक्निकल सैंक्शन इज पेंडिंग, देन नो रीअप्रोप्रिएशन अलाउड टू दैट वर्क। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मतलब ऊपर आपने पढ़ा है कि रीअप्रोप्रिएशन नहीं होती किसी चीज़ को परचेज करने की अगर अथॉरिटी ने सैंक्शन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर अथॉरिटी की बात हो रही है, कंपिटेंट अथॉरिटी की। और उसके बाद AANTS क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन। यहाँ बात हो रही है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे अप्रूवल नहीं दिया, टेक्निकली वो सैंक्शन नहीं हुआ, तब भी फंड को मूव हम रीअप्रोप्रिएशन में नहीं कर सकते अगर उसका टेक्निकल सैंक्शन भी पेंडिंग है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पहले एडमिनिस्ट्रेशन करता है, फिर टेक्निकल करता है। इन दोनों में से कोई एक चीज अगर पेंडिंग है तो बेटे नो फंड कैन बी मूव्ड, ठीक है। आगे कहता है नो मिक्सिंग ऑफ वोटेड एंड चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि मनी मेंट फॉर वोटेड एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। ये आपने अच्छी तरह याद करना है कि वोटेड
यानी पार्लियामेंट अप्रूवल, और चार्ज यानी कंसोलिडेटेड। वो ये कह रहा है कि उसके इन दोनों के एक्सपेंडिचर को आपने नेवर एवर यू विल मिक्स इट। तो वाइसी वर्सा का मतलब क्या है कि वोटेड एंड चार्ज इन द सेम वे चार्ज एंड वोटेड कैन नॉट बी मिक्सड। तो क्या वो बोल रहा है, यानी मनी मेंट फॉर वोटेड एक्सपेंडिचर, यानी पार्लियामेंट अप्रूवल वाले के लिए अगर जो मनी पड़ी हुई है कैन नॉट बी यूज फॉर द CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले एक्सपेंडिचर में नहीं जा सकती। उसी प्रकार चार्ज वाले के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो वोटेड वाले के लिए नहीं जा सकता। तो सैलरी ऑफ ए जज वो चार्ज्ड है, कैन नॉट बी पेड फ्रॉम फंड्स मेंट फॉर ऑफिस स्टेशनरी। ऑफिस स्टेशनरी को हमने वोटेड में रखा, पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ठीक है, यानी उससे अप्रूवल उसके हुआ था, तो वो कह रहा है नहीं मिला सकते। नंबर 4, अगला देखिए, कहता है नो रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम वन ग्रांट अप्रोप्रिएशन ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि यू कैन नॉट मूव चार्ज एक्सपेंडिचर फंड्स फ्रॉम वन ग्रांट टू अनदर। यानी क्या मतलब बना, चार्ज टू चार्ज, समझ आ गई। कैन नॉट शिफ्ट फंड फ्रॉम हाई कोर्ट चार्ज एक्सपेंसिव टू लोकसभा चार्ज एक्सपेंसिव। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, वोटेड से चार्ज, चार्ज से वोटेड नहीं करना। अब क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज टू चार्ज, चार्ज टू चार्ज नहीं करना। हाई कोर्ट चार्ज एक्सपेंडिचर को हम शिफ्ट नहीं कर सकते लोकसभा के चार्ज एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, तो यानी चार्ज से चार्ज भी नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं। नो रीअप्रोप्रिएशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ऊपर जो हम रेवेन्यू और कैपिटल पढ़ के आए, रेवेन्यू क्या था सच में, अब जल्दी से बताओ, अगर आपको याद होगा तुरंत अब क्या आपके माइंड में आएगा। रेवेन्यू क्या था मैम, डे टू डे एक्सपेंस, है ना। कैपिटल क्या था मैम, असेट क्रिएटिंग एक्सपेंस, है ना, जिससे असेट बन जाता है। फिर अब वो कहता है इसका भी कोई रीअप्रोप्रिएशन नहीं होता। Capital fund cannot be moved to revenue and revenue fund cannot be moved to capital. Definitely yes. Money kept for constructing a building capital cannot be moved to pay electricity bills. और इतनी बड़ी बिल्डिंग हमने बनानी है, असेट क्रिएट करना है, उसका इतना मोटा पैसा उसमें वैसे ही लगना है, तो इस पैसे को जाके हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर पे कर देंगे हैं, या सैलरी के लिए दे देंगे। तो फिर वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें जो डे टू डे वहां खर्चा हो रहा है असेट बनाने के लिए, उसका क्या होगा। तो यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू का भी हम आपस में निपटारा नहीं कर सकते। नो रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम ए सप्लाई ग्रांट, कहता है कि अब आप ये समझिए कि इफ पार्लियामेंट हैज ऑलरेडी इंक्रीज ए प्रोविजन थ्रू सप्लीमेंट्री ग्रांट, दैट इंक्रीज्ड अमाउंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो यानी सप्लीमेंट्री ग्रांट में मैंने आपको बताया था जो जिसके बाद वो पूरक की होती है, जो पूर्ण करने के लिए उसमें पैसा डाला जाता है ना। तो वो ये कहता है अगर पार्लियामेंट ने इंक्रीज कर दिया है एक प्रोविजन थ्रू सप्लीमेंट्री ग्रांट, दैट इंक्रीज्ड अमाउंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कि इंक्रीज्ड अमाउंट जो है वो रिड्यूस नहीं किया जा सकता बाय रीअप्रोप्रिएशन। पहले ही उसने पैसा बढ़ाया है, अब बढ़े हुए पैसे को हम कम नहीं कर सकते। देखो पार्लियामेंट गिव्स 50 करोड़ सप्लीमेंट्री फॉर फ्लड रिलीफ, है ना, दैट 50 करोड़ कैन नॉट बी शिफ्टेड एनीवेयर। यानी अगर फ्लड रिलीफ के लिए इंक्रीज करके पैसा पार्लियामेंट ने डाला है तो वो 50 करोड़ का पैसा जो है किसी भी हालात में शिफ्ट नहीं होगा कहीं और, कि फ्लड वाला पैसा कहीं और दे दो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए, नो रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम savings under an activity for which contingency fund advance was taken। इसका क्या मतलब है, कहता है कोई भी रीअप्रोप्रिएशन सेविंग अंडर एन एक्टिविटी, इसका मतलब फंड्स टू मीट अर्जेंट एक्सपेंसेस, अर्जेंट एक्सपेंसेस के लिए जो फंड्स पड़े हुए हैं, इट कैन नॉट यूज सेविंग्स फ्रॉम दैट नाउ यूज्ड सेविंग्स फ्रॉम दैट एक्टिविटी फ्रॉम अनदर पर्पस। इसका मतलब जैसे डिपार्टमेंट ने 10 करोड़ रुपए लिए फ्रॉम कंटिजेंसी फंड से फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, लेटर सेविंग्स इन दैट एक्टिविटी कैन नॉट बी रीअप्रोप्रिएटेड एल्सवेयर। इसका मतलब बाद में उसकी जो सेविंग है उसको कहीं भी हम अप्रोप्रिएटेड कैन नॉट बी रीअप्रोप्रिएटेड, उसको दोबारा हम फंड को मूव नहीं कर सकते जो कंटिजेंसी फंड के लिए थे। उसी प्रकार वो कह रहा है कि नो रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम सेविंग अंडर एन एक्टिविटी विच फॉर विच कंटिजेंसी फंड एडवांस वाज टेकन। इमरजेंसी फंड था भाई, अब इमरजेंसी फंड को भी तुमने ले लिया, उसके बाद तुम जाके उसको रीअप्रोप्रिएट कर दोगे, किसी और में ले जाओगे, क्यों, मैंने तो फ्लड के लिए लिया था, अब मैं फ्लड में ना लगा के कहीं और लगा दूंगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल।
यानी कि इमरजेंसी फंड के पैसे को भी नहीं कर सकते, सप्लीमेंट्री ग्रांट के पैसे को अगर बढ़ा के सरकार ने दिया है तो उसको भी हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कैपिटल रेवेन्यू को आपस में हम मूव नहीं कर सकते। फिर हमने बोला कि चार्ज टू चार्ज हम मूव नहीं कर सकते। फिर हमने बोला वोटेड एंड चार्ज नहीं कर सकते और फंड्स को मूव नहीं करते जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकल सैंक्शन हमें मंजूरी ना मिल जाए, और फंड्स को हम मूव नहीं कर सकते यदि कंपिटेंट अथॉरिटी हमें सैंक्शन ना दे। कब हमें नए वालों को डिसीजन होता है, ये बजट डिवीजन वहां से डीईए हमारा बताता है कि 2 करोड़ की एक्सीड है तो वो नया वाला है, ठीक है। उसके बाद नो अप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन कैन बी डन इन न्यू वाले काम में विदाउट पार्लियामेंट की अप्रूवल। तो किसी भी प्रकार से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको बताऊंगी एमसीक्यू बना के कि आप भेज के कि आप कैसे कर सकते हो। जो मैंने अभी पढ़ा है ना, ये ही 8 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। अब आगे देखते हैं। कहता है इमेजिन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ Parliament gives money for hospitals, medicines, equipments, and salaries. Now, what is not allowed under Rule 10? तो कहता है they cannot take money from medicine to open a new research center, new service. समझ आ गई? अगर एक उसने रिसर्च सेंटर खोला है तो प्रश्न आएगा कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पैसा मिला है और उसे नया नया रिसर्च सेंटर खोलना है तो क्या वो मेडिसिन से पैसा ले सकता है? अब पहले ही में अब नया रिसर्च सेंटर क्या है? नहीं, न्यू सर्विस। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नई सर्विस जो होती है वो बिना बजट में लिखित मंजूरी के उसके ऊपर पैसा हम नहीं ले सकते। और नंबर 2 उसने बोला मेडिसिन से ले लो, यानी रीअप्रोप्रिएट कर लो। रीअप्रोप्रिएशन इज नॉट पॉसिबल, है ना, यही समझे ना ऊपर हम। फिर आगे कहता है दे कैन नॉट यूज कैपिटल फंड्स मेंट फॉर बाइंग एमआरआई मशीन टू पे हॉस्पिटल इलेक्ट्रिसिटी। अरे एमआरआई मशीन को खरीदना है भैया, वो तो कैपिटल फंड है, यानी असेट मेकिंग है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका रेवेन्यू है, तो कैपिटल टू रेवेन्यू में कह रहा है नॉट पॉसिबल। दे कैन नॉट यूज मनी मेंट फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर, जैसे जजेस की सैलरी इन मेडिकल कोर्ट फॉर नॉर्मल वोटेड आइटम। नो जी नो, चार्ज से वोटेड तो हमने अपने अपने याद किया, हम नहीं कर सकते ये काम। इफ पार्लियामेंट गेव एन एक्स्ट्रा 20 करोड़ इन सप्लीमेंट्री ग्रांट फॉर कोविड इक्विपमेंट, जो मैं आपको बताई ऊपर, मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट को अगर इंक्रीज करके सरकार देती है तो दे कैन नॉट शिफ्ट इट, क्योंकि मुझे रीअप्रोप्रिएट नहीं करना पैसा। इफ दे टुक मनी फ्रॉम कंटिजेंसी फंड, अगला आ गया उसका एग्जांपल, दे कैन नॉट यूज सेविंग फ्रॉम दैट एक्टिविटी एल्सवेयर, कहीं भी नहीं लगा सकते। सो एवरीथिंग मस्ट फॉलो प्रॉपर सैंक्शंस, अप्रूवल्स एंड हेड वाइज रिस्ट्रिक्शंस, जो हमने रूल में पढ़ा है। आगे क्या कहता है रूल, पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एक्सप्लेन इन दिस फॉर्मेट। देखिए अब हम पढ़ते हैं क्या है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की पावर, पढ़े चलिए। कहता है पावर टू इंक्रीज फंड्स फॉर सैलरीज, पावर टू इंक्रीज, इंक्रीज करने की फंड, किसके लिए? सैलरी, अलाउंसेस, वेजेस, पेंशनरी चार्जेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस थ्रू रीअप्रोप्रिएशन। इसमें क्या पावर है? यानी मिनिस्ट्री कैन शिफ्ट मनी फ्रॉम अदर हेड्स टू एड मोर मनी टू दिस स्पेसिफिक मैंडेटरी हेड। सैलरी बिल इंक्रीजेस ड्यू टू न्यू स्टाफ, सैलरी बिल जो है वो बढ़ क्यों गया? नया स्टाफ आ गया। मिनिस्ट्री कैन शिफ्ट 5 करोड़ फ्रॉम ऑफिस एक्सपेंसेस टू सैलरीज। अब आप मेन बात समझ रहे हो, ये जबकि हम ऐसे करते नहीं है, लेकिन उसने क्या बोला है कि 5 करोड़ में ऑफिस एक्सपेंसेस से सैलरी में हमने रीअप्रोप्रिएट किया, किसके कारण? हमने किया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के कारण। तो ये थी पावर कि इंक्रीज्ड फंड को सैलरी, अलाउंस, वेज, पेंशन, एक्सपेंसेस थ्रू रीअप्रोप्रिएशन को रीअप्रोप्रिएट करके फंड को इंक्रीज करने की पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री में। कैन रीअप्रोप्रिएट फंड्स फ्रॉम सैलरी टू सैलरी across schemes. Yani salary savings in one scheme can be used to pay salary in another scheme. Scheme A has 2 lakh saving in salary and can shift to scheme B salary. यानी यानी एक स्कीम से दूसरी स्कीम में भी सैलरी से सैलरी रीअप्रोप्रिएट करने की पावर है एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को। कैन इंक्रीज ऑगमेंट, ऑगमेंट क्या होता है? इंक्रीज कर सकती है क्या? बजट प्रोविजन को दैट
पार्लियामेंट ऑलरेडी एनहांस्ड थ्रू सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब हम ऊपर पढ़ के हैं कि पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री ग्रांट में पैसा बढ़ाती है, उसको भी बढ़ाने की इसमें ताकत है। इफ पार्लियामेंट गिव्स एक्स्ट्रा फंड वाई सप्लीमेंट्री डिमांड्स, ठीक है, मिनिस्ट्री कैन फर्दर रीएलोकेट विद इन दैट एनहांस्ड अमाउंट, वो और उसे फर्दर रीएलोकेट कर सकती है। जैसे पार्लियामेंट ग्रांट्स एक्स्ट्रा 50 करोड़ फॉर डिजास्टर रिलीफ, मिनिस्ट्री कैन शिफ्ट पार्ट ऑफ दिस अमाउंट टू डिफरेंट एक्टिविटी अंडर दैट ग्रांट। यानी डिजास्टर रिलीफ में ही वो उसी ग्रांट का ये 50 करोड़ में से पैसा लेकर ये डिजास्टर के दूसरे पार्ट में भी पैसा क्या कर सकती है, उसको रीएलोकेट कर सकती है। ठीक है, कैन रीअप्रोप्रिएट फंड्स फ्रॉम लमसम प्रोविजन फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन टू रेलिवेंट स्कीम्स, बट ओनली स्कीम्स इन नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब देखो, लमसम फंड्स केप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एरियाज, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उनके लिए जो लमसम फंड रखते हैं हम, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू नॉर्थ ईस्ट स्कीम्स ओनली। ठीक है, यानी कि उन्हीं के लिए हम रखेंगे। यानी 200 करोड़ लमसम फॉर नॉर्थ ईस्ट, दैट इज मिनिस्ट्री कैन शिफ्ट 30 करोड़ टू नॉर्थ ईस्ट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। यानी जब 200 करोड़ मिला तो उसमें से 30 करोड़ उसने इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को नॉर्थ ईस्ट के एरिया पे ही दिया। वो कह रहे हैं ना, बट ओनली स्कीम्स इन नॉर्थ ईस्ट। जो एरिया, जो पैसा लमसम प्रोविजन के अंडर हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए मिला, तो नॉर्थ ईस्ट के ही स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को हमने पैसा देने के लिए मिनिस्ट्री कैन डू दिस। ठीक है, देन कैन रीअप्रोप्रिएट टू कवर एक्सेस एक्सपेंडिचर अप टू 20% सैंक्शन लिमिट। 20% की सैंक्शन लिमिट के साथ काम कर सकती है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। इफ ए वर्क एक्सीड्स द अप्रूव्ड कॉस्ट बाय अप टू 20%, अगर एक काम एक्सीड होता है ना 20% कॉस्ट के साथ, फंड्स कैन बी मूव्ड टू कवर द एक्सेस। देखो एग्जांपल के साथ समझते हैं आपको। ए प्रोजेक्ट सैंक्शन फॉर 100 करोड़, कॉस्ट 115 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ का सैंक्शन मिला, पैसे कितने लगने हैं, 115 करोड़, तो मिनिस्ट्री कैन रीअप्रोप्रिएट अप टू 20 करोड़ टू कवर इट विद अप्रूवल। तो 20 करोड़ का जो अप्रोप्रिएशन है वो मिनिस्ट्री रीअप्रोप्रिएट करवा सकती है इधर से उधर। अगर जरूरत बढ़ गई है 100 की जगह मुझे 15 चाहिए, तो 15 के लिए वो 20 तैयार करके देगी। ये क्या है, ये शक्तियां हैं आपके मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, कैन ऑगमेंट एनी बजट हेड अप टू लिमिट सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गिव्स लिमिट्स within those departments may increase provision। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलोज ऑगमेंटेशन, ठीक है, up to 10% for office expenses। मिनिस्ट्री कैन इंक्रीज ऑफिस एक्सपेंस अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर उसने 10% ऑगमेंटेशन दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस को, तो मिनिस्ट्री जो है वो उस ऑफिस एक्सपेंसेस को इंक्रीज भी कर सकती है। ठीक है, ये किसके थ्रू, आपकी अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, उसके बाद कहता है रीअप्रोप्रिएशन मस्ट बी डन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द फाइनेंशियल एडवाइजर। अब मेन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि अगर मिनिस्ट्री के पास सारी पावर तो है करने की, ठीक है, लेकिन ये करती कैसे है, क्या स्टेप है, तो स्टेप ये है कि एवरी रीअप्रोप्रिएशन रिक्वायर्स एफए। आपके यहाँ, हमारे यहाँ क्या होते हैं, जेएस एंड एफए होते हैं ना, तो उनके अप्रूवल चाहिए भैया, टू एंश्योर रूल्स आर फॉलोड। बड़े अफसर के अप्रूवल के बाद ही हमारा कार्य पूर्ण होता है। बिफोर शिफ्टिंग 5 करोड़ फ्रॉम OE टू सैलरीज, मिनिस्ट्री क्या करती है, मस्ट कंसल्ट एफए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैसे जाके देने हैं ना, एंड गेट क्लियरेंस। और आपको ये भी पता होता है कि वो कैसे एफए के पास क्लियरेंस मिलती है, 5 लाख 10 लाख, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लिमिट के बाद वो सैंक्शन अथॉरिटी होती है। तो ये तो 5 करोड़ की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये बात आती है। तो हम क्या पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री कैन शिफ्ट फंड मेनली फॉर सैलरी, पेंशन, वेजेस और मेडिकल रेंट। ठीक है, दे कैन मूव सैलरी फंड्स अक्रॉस स्कीम्स, है ना। फिर दे कैन डिस्ट्रीब्यूट फंड्स एडेड बाय supplementary grant। North East lump sum money can only be used to the North East schemes। They can cover excess expenditure up to 20% of the sanction living, है ना, लिमिट। दे मस्ट फॉलो लिमिट सेट बाय द, जो भी हमें कार्य करना है उसकी लिमिट जो होती है वो सेट होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। ऑल रीअप्रोप्रिएशंस मस्ट बी डन विद फाइनेंशियल एडवाइजर्स कंसल्टेशन। चलो अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, सैलरी बिल इंक्रीज्ड बाय 8 करोड़, क्यों, ठीक है, सैलरी बढ़ानी थी। दे शिफ्ट अनयूज्ड मनी फ्रॉम ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड अंडर 1। अब तुम्हें अंडर 1 नंबर 1 याद होना चाहिए, कैसे एक्सपेंस ये बढ़ा। सेविंग इन सैलरी अंडर स्कीम है, यूज्ड टू पे सैलरी इन स्कीम बी अलाउड अंडर
2। मुझे आपने खुद समझाना, अपने पढ़ते टाइम आपने खुद देखना है, ठीक है। पार्लियामेंट गिव्स सब, अब मेरे पास जो स्टूडेंट मेरे हैं उनको तो मैं पढ़ाते हुए पूछ लेती हूँ ना कि मैंने जो पढ़ाया मुझे समझाओ। अब आपको वीडियो में तो पूछ नहीं सकते बिकॉज यू आर नॉट माई लाइव स्टूडेंट्स। तो आपको खुद याद करने के बाद जब आप इस पे आओगे जो मैं अभी पूछ रही हूँ, तो अपने माइंड में आपने खुद डाल के देखना है कि मुझे अभी मैडम ने क्या समझाया है, ये रूल 2 में मैंने क्या समझा, जो मैंने अभी आपको ऊपर ऊपर पॉइंट्स पढ़ाए, ठीक है। पार्लियामेंट गिव्स सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑफ 200 करोड़। ओके, उसने बढ़ा दिया। मिनिस्ट्रीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो अलाउड 3। अब आप सोचना 3 में मैंने क्या समझ के आया ऊपर। नॉर्थ ईस्ट ने एलोकेशन ले दिया लमसम 500 करोड़, और मिनिस्ट्री ने 50 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के वाटर स्कीम को दे दिया। तो अब आपको फिर चौथे वाला याद होना चाहिए। रोड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सीड बाय 16%। मिनिस्ट्री शिफ्ट करती फंड टू कवर द एक्सेस फंड, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था 100 से 115 में 20 वो लेकर आई, तो अलाउड अंडर 5। ये फॉलो किसको हमेशा करते हैं, किस लिमिट को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। दे कंसल्ट किसको हमेशा करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर को। किसके लिए, एवरी रीअप्रोप्रिएशन के लिए। ओके चलो आगे आता है, केसेस रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो केस जो हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल के प्रायर लेने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद करो। इवन दो मिनिस्ट्रीज हैव सम रीअप्रोप्रिएशन पावर, हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ठीक है मिनिस्ट्रीज के पास रीअप्रोप्रिएशन पावर्स कुछ होती हैं, लेकिन द फॉलोइंग 9 केसेस कैन नॉट बी रीअप्रोप्रिएट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ बजट डिवीजन और विद कंकरेंस ऑफ सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर की कंकरेंस के बिना ये 9 केसेस जो मैं आपको समझाने जा रही हूं, आपको इनको अपने टिप्स पे याद करना है। जब आप याद कर लोगे और वहां पर आपको वो केस बताएंगे, उस केस को देखते ही आप पहचान जाओगे कि भैया ये तो वही केस है जो मैंने मैम से पढ़ा था। कौन सा, जिसमें मेरे को प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चाहिए। तो बढ़ते हैं उन केसेस की तरफ वेयर एमओएफ अप्रूवल इज मैंडेटरी। किसी भी मंत्रालय की शक्ति इनमें कोई काम नहीं कर सकती। चलिए पढ़ें। कहता है नो रीअप्रोप्रिएशन टू रेवेन्यू सेक्शन फ्रॉम ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स और यूटी। रेवेन्यू सेक्शन को कोई रीअप्रोप्रिएशन नहीं होती है ग्रांट्स इन एड। कहां से, ग्रांट्स इन एड टू स्टेट और यूटी को जो हो गई। जैसे यू कैन नॉट शिफ्ट मनी फ्रॉम ग्रांट्स टू स्टेट और यूटी to any revenue expenditure without Ministry of Finance permission. Example देखो, suppose 50 करोड़ was given as grant in aid to यूपी। ग्रांट इन एड में 50 करोड़ दिए गए थे। मिनिस्ट्री कैन नॉट शिफ्ट इसमें से 10 करोड़ रुपया टू ऑफिस एक्सपेंसेस विदाउट एमओएफ अप्रूवल। यानी कि अपने आप जाके ना इस तरीके से इतने बड़ी ग्रांट इन एड को, मेन बात आपने याद क्या करनी कि ग्रांट्स इन एड में से उठा के वो नहीं दे सकती। सेम टू सेम हमने पूछा था ना, सेम टू सेम वाले में दे दिया था उसने स्कीम टू स्कीम में, लेकिन ग्रांट इन एड से स्टेट्स को या स्टेट वाले पैसे से ग्रांट इन एड को इस तरीके से बिना अप्रूवल के फाइनेंस के नहीं होता। नंबर दो सब्जेक्ट है नो शिफ्टिंग बिटवीन कैपिटल आउटले एंड लोन्स और वाइस वर्सा। ओके, कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपको पता है असेट क्रिएट करता है, एंड लोन्स आर टू डिफरेंट टाइप्स। You cannot mix them without approval. A capital outlay that is buildings cannot be reduced to increase loans to PSU. अब भैया PSU को लोन देने हैं तो याद रख लो कि लोन वाली जगह के ऊपर हमें किसी भी असेट वाली जगह को नहीं लगाना, नहीं तो वो लोन में ही असेट सारा चला जाएगा। ये नहीं सोचना कि भैया असेट वाले में तो बहुत पैसा है, कैपिटल में तो बहुत पैसा है, चलो ले लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये तो सोचो लोन में तो मारे जाएंगे। तो आपने ऐसे याद करना है, ठीक। नो शिफ्टिंग फ्रॉम सैलरी और अलाउंस टू एनी अदर हेड। यानी कि शिफ्टिंग नहीं होती सैलरी अलाउंस की टू दूसरे हेड में। देखो सैलरी फंड्स आर प्रोटेक्टेड, यू कैन नॉट यूज देम फॉर अदर वर्क विदाउट अप्रूवल। मिनिस्ट्री कैन नॉट टेक 5 लाख फ्रॉम सैलरी टू गिव इट टू द ट्रेवल एक्सपेंसेस विदाउट अप्रूवल। देखो सैलरी तो देनी है ना हम एम्प्लॉयज को दिए बगैर कैसे मंत्रालय रह लेगा, है ना। तो वो ये कहता है कि ऐसे अगर आपने सैलरी कम कर दी तो मुझे एक बात बताओ, फिर हर महीने की सैलरी में तो कमी आ जाएगी, तो वहां तो डिलेड हो जाएगा प्रोसीजर, और वो तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि प्रोटेक्टेड है। तो वहां का पैसा उठाकर सैलरी का कहीं भी हम शिफ्ट नहीं कर सकते। ये आपका तीसरा सब्जेक्ट है। नो शिफ्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नली एडिट प्रोजेक्ट, यानी ईएपी एक्सटर्नल का एडिट कोई प्रोजेक्ट है उसको नॉन एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट में पैसा नहीं दे सकते। यानी कि आपको मनी गिवन फॉर फॉरेन एडिट प्रोजेक्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नॉर्मल स्कीम्स। फॉरेन एडिट प्रोजेक्ट के लिए आपने जो मनी दी गई है उसको जाके नॉर्मल स्कीम पे पैसा नहीं लगा सकते। ये जापानी एडिट मेट्रो प्रोजेक्ट फंड कैन नॉट बी शिफ्टेड टू नॉन एक्सटर्नल एडिट
प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी घरेलू रोड के लिए जापानी एडेड वाले पैसे को उठा के नहीं लाओगे भैया, अमीरों का पैसा है, उनके साथ ही बंधे रहने तो कोई बात नहीं, अंग्रेजों के लिए दिया गया था। नो शिफ्टिंग फ्रॉम सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर if increased by 20% plus C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अप्रूवल नीडेड। यानी अब समझो इसको, कहता है सीक्रेट फंड्स आर हाईली रिस्ट्रिक्टेड। अब डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंशियल है ऐसे फंड। इवन एडिंग मोर मनी नीड स्पेशल अप्रूवल। इफ ओरिजिनल सीक्रेट फंड इज 8 करोड़ रुपए एंड मनी वांट्स 3 करोड़ प्लस, ठीक है, इसी में समझ रहे हो, इसी सीक्रेट फंड को मनी ने, मिनिस्ट्री जो है वो पैसा बढ़ाना चाहती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी प्लस उसके साथ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का अप्रूवल नीडेड है। ये आपने याद करना है कि सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, सीक्रेट ऑलवेज कॉन्फिडेंशियल है, वो हाईली रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें भी अगर हमें पैसा बढ़ाना है तब हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ हमें सीएजी की अप्रूवल जरूरी है। ये आ गई पांचवी कंडीशन। छठी कंडीशन देखो, नो शिफ्टिंग फ्रॉम बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स्ड एसेट्स टू एनी अदर हेड। इसका क्या मतलब है, यानी कि आपको पता है कैपिटल एसेट है ये सारी चीजें, है ना, ये क्रिएशन जो है कैपिटल एसेट क्रिएशन, फंड्स कैन नॉट बी डाइवर्टेड। तो मन पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, मनी अलॉटेड फ्रॉम फॉर गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग कैन नॉट बी मूव्ड टू कंप्यूटर परचेज, ठीक है ना, तो इसलिए हम नहीं यूज कर सकते। अगला सिटी देखो, नो एक्सेस 20% फॉर एनी वर्क विदाउट अप्रूवल। यानी मिनिस्ट्री हैव पावर ओनली अप टू 20% एक्स्ट्रा। हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये बात हमने पता है ना, 100 का 115 हुआ था तो 20 उसने कर दिया था, यानी 20% एक्स्ट्रा वो कर सकती है। तो बियॉन्ड दैट नीड्स MOF, यानी कि सैंक्शन अमाउंट फॉर द प्रोजेक्ट 10 करोड़, विदाउट अप्रूवल मिनिस्ट्री कैन अलो ओनली अप टू 12 करोड़। अगर उससे ऊपर अगर हो जाता है ज्यादा, कि वो कहता है कि चलो मेरे को 22 दे दो, 25 करा देते हैं, तो MOF का अप्रूवल के लिए भाग जाएंगे, ठीक है। कैन नॉट ऑगमेंट ए बिल्डिंग, कोई इंक्रीज नहीं कर सकता बजट हेड बियॉन्ड MOF प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। इंक्रीज नहीं कर सकते आप बजट हेड को। देयर इज ए फिक्स्ड लिमिट ऑन हाउ मच यू कैन इंक्रीज एनी हेड। उसकी इंक्रीज करने की भी एक फिक्स्ड लिमिट है अपनी अपनी, उससे ज्यादा अगर लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं तो हमें फिर से अप्रूवल चाहिए। इफ MOF सेज मैक्सिमम इंक्रीज अलाउड फॉर ए हेड इज 10%, की ठीक है, मिनिस्ट्री को पावर हम देते हैं 10% के लिए इंक्रीज करने की, ठीक है, तो मिनिस्ट्री कैन नॉट इंक्रीज इट 20% विदाउट परमिशन। अपने दिल से वो 20% तक नहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि उसको लिमिट, सेट लिमिट के साथ ही एडहियर रहना है, ठीक है। नो रीअप्रोप्रिएशन टू ए हेड दैट अर्लियर सेंट मनी टू अनदर हेड। यानी कि एक हेड के लिए जो अर्लियर, नो रीअप्रोप्रिएशन टू ए हेड दैट अर्लियर सेंट मनी टू अनदर। इसका मतलब क्या, इफ ए हेड ऑलरेडी गेव अवे सेविंग्स, अगर एक हेड ऑलरेडी उसको सेविंग्स को दे रहा है, यू कैन नॉट अगेन ऐड मनी टू इट, तो तुम उसमें दोबारा से मनी को ऐड नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस गेव ₹2 करोड़, sorry, suppose office expenses gave ₹2 crore savings to IT equipment को उसने 2 करोड़ दे दिया, तो मिनिस्ट्री कैन नॉट लेटर री एड मनी, मिनिस्ट्री उसको री एड नहीं कर सकती बैक टू ऑफिस एक्सपेंसेस। समझ आ गए, यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस को उसने, जो ऑफिस एक्सपेंसेस से 2 करोड़ लेकर जो IT को दिए थे ना, यानी ये समझ लो कि जो हमने नेकी कर और दरिया में डाल, वापसी नहीं लेनी। जो ऑफिस एक्सपेंसेस वाले पैसे से उठा के IT को दिया गया था, अब IT से वापस ऑफिस एक्सपेंस में वो नहीं जाएगा। तो सुपर इजी मैं आपको समरी याद करा रही हूं। नंबर 1 क्या याद करना आपने, शिफ्ट मनी फ्रॉम ग्रांट्स इन एड टू नॉर्मल एक्सपेंस, है ना। यू मस्ट टेक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल इन सब के लिए। मिक्स कैपिटल आउटले विद लोन, टच सैलरी अलाउंसेस मनी, मूव फंड्स फ्रॉम फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट। सीक्रेट सर्विस फंड आपको पता है रिस्ट्रिक्टेड होता है, डाइवर्ट नहीं कर सकते बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मनी को, स्पेंड नहीं कर सकते मोर देन 20% एक्स्ट्रा ऑन वर्क, इंक्रीज नहीं कर सकते फंड्स बियॉन्ड लिमिट सेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड पुट मनी बैक टू इनटू द हेड। जो मैंने आपको बताया, वापसी पैसा नेकी कर दरिया में डाल के हिसाब करने से अर्लियर वाले सेविंग को वापस पैसा हमें नहीं देना। तो ये रीएवोल्यूशन के इंडिया के गवर्नमेंट रूल के बारे में लिखा है, और ऑल ओल्ड एल्डर जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। मिनिस्ट्री मस्ट फॉलो न्यू रिवाइज्ड नॉर्म्स, ठीक है। अब आता है देखो कि रूल क्या कहता है, कि ओल्ड इंस्ट्रक्शन कैंसल्ड, ठीक है, और जो भी थे वो नए वाले में हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, कि नो रीअप्रोप्रिएशन इन फर्स्ट क्वार्टर विदाउट MOF अप्रूवल। ड्यूरिंग अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, मिनिस्ट्रीज कैन नॉट शिफ्ट फंड्स अनलेस
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव्स। एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री वांट्स टू शिफ्ट 10 करोड़ इन मे, समझा गई? अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर के बीच में वो शिफ्ट करना चाहती है। उसने क्या बोला है कि रीअप्रोप्रिएशन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा भैया, यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने मत्था टेक के आओ कि प्लीज मेरे को इस पैसे को इधर से इधर शिफ्ट करने दो, तो वो अप्रूव करवा देती है, तो ठीक है कर लो। नो शिफ्टिंग सेविंग्स फ्रॉम सेंट्रल CSS schemes to establishment expenditure without MOF approval. Savings from schemes cannot be used to increase salary office expenditure, जैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर 50 करोड़ अनयूज्ड पड़ा हुआ है CSS स्कीम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि अनयूज्ड होने से आप मूव कर लो इसको सैलरी में। अगर करना है ना तो जाइए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आगे मत्था टेको, फिर आपको पैसा मिलेगा उसके लिए। Saving under 10% NER provision normally cannot be used for non-NER purposes. Normally 10% reserved for NER Northeast region cannot be used for other purposes, other areas. फिर होता नहीं है वैसे, कहता only if RE stage reduces total budget then NER savings must be used to avoid excess allocation. देखो मिनिस्ट्री सीलिंग reduced at RE stage, ठीक है। उसने क्या बोला कि उसमें कहता है कि उसने सील कर दिया, मिनिस्ट्री सीलिंग यानी कि उसकी जो एक सीलिंग है वो उसे रिड्यूस कर दी, एंड एनईआर एलोकेशन बिकम्स एक्स्ट्रा, एनईआर का एलोकेशन एक्स्ट्रा हो गया, तो दैट एक्स्ट्रा मे बी यूज्ड फॉर नॉन एनईआर आइटम्स। तो एक्स्ट्रा वाले को मे बी यूज्ड होता है किसमें, एनईआर आइटम्स के ऊपर। तो इसलिए उसने बोला है कि होता क्या है कि 10% एनईआर प्रोविजन जो है ना वो बेसिकली नॉन एनईआर पर्पसेस के लिए यूज नहीं होता, उसके बाद वाले को हम यूज कर सकते हैं एनईआर पर्पसेस के लिए जो नॉन एनईआर है। इतना याद करना आपने कि 10% को छोड़ दो, 10% से आगे अगर है तो हम उठा के उसे नॉन एनईआर में यूज कर सकते हैं। Files related to establishment expenditure, that is personal division, ठीक है। फिर others, फिर बजट डिवीजन। इसका मतलब क्या कह रहा है, वो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड रीअप्रोप्रिएशन, सैलरी, एलटीसी और ट्रैवल, ये एस्टेब्लिशमेंट के डिवीजन है ना, गोज टू पर्स डिवीजन यानी और अदर रीअप्रोप्रिएशन एंड देन बजट, यानी रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम ऑफिस एक्सपेंसेस दैट इज टू पर्स डिवीजन फॉर कैपिटल वर्क्स एंड बजट डिवीजन, ठीक है। ये मतलब फ्लो चलता है, ठीक है। कैपिटल वर्क के लिए बजट डिवीजन आ गया, ऑफिस एक्सपेंस के लिए पर्स डिवीजन आ गया, यानी वो ये कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट को मिलते हैं और जो बजट से रिलेटेड बजट वाले को अप्रोप्रिएशन मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, मॉनिटरी लिमिट फॉर रीअप्रोप्रिएशन ऑफ मिनिस्ट्रीज। मॉनिटरी लिमिट क्या है, कहता है देखो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंसेस, DTE, FTE, अदर रेवेन्यू, कितना है डेलीगेटेड पावर विदाउट MOF अप्रूवल, आपको ये याद होना चाहिए। 2 करोड़ तक एक्सपेंडिचर के जो मॉनिटरी लिमिट हमें दी हुई है रीअप्रोप्रिएशन बाय मिनिस्ट्रीज। आप ऊपर पढ़ के आयो मेरे साथ कि मिनिस्ट्रीज को पावर होती है रीअप्रोप्रिएशन करने की, कितनी पावर होती है उसकी लिमिट भी तो याद करेंगे ना, 2 करोड़ तक की, ठीक है। फिर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में और क्या लिखा हुआ है, माइनर वर्क, प्रोफेसर रिवार्ड्स, मटेरियल सप्लाई, फ्यूल, माइनर सिविल, इलेक्ट्रिकल अप टू वर्क, बैंक, लॉस इन एक्सचेंज टू, इन सब के लिए मैंने आपको बताया, मैं वर्क जो है वर्क से रिलेटेड जो भी वर्ड आ रहा है डेफिनेटली वी विल रीड इट इन द GFR, ठीक है। तो यहाँ पर आप हल्के में याद करें क्योंकि DFPR GFR से जुड़ी हुई है, तो इसलिए प्लीज DFPR को पहले याद करना है जरूरी, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 5 करोड़ यहां पर लिमिट क्या है, 5 करोड़ की। और नॉन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर अगर आता है तो ऑल अदर ऑब्जेक्ट हेड में 15 करोड़ तक की लिमिट है जिसमें MOF की अप्रूवल की नीड नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑफिस एक्सपेंसेस एस्टैब्लिशमेंट अप टू 2 करोड़ है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री वांट्स टू मूव 1.5 करोड़ फ्रॉम ऑफिस टू ट्रेनिंग, अलाउड हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आगे नमस्ते करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। माइनर सिविल वर्क है अप टू 5 करोड़ है, यानी 4 करोड़ में शिफ्ट करना है, माइनर टू रिपेयर, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को घर नहीं जाना। नॉन एस्टेब्लिशमेंट हेड है, 15 करोड़ तक मेरी लिमिट है, अगर शिफ्टिंग कर रहा हूं मैं 15 में से 12 करोड़ अंडर कैपिटल वर्क में, ओके, आई विल नॉट गो टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, खत्म हो गया मेरा। रिपोर्टिंग टू पार्लियामेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं एनी रीअप्रोप्रिएशन which increases any object head by more than 20% of PE और 100 करोड़ अगर वो बढ़ा ले 20% से ज्यादा, whichever is more, या तो 100 करोड़ की लिमिट पार कर ले या 20%, ठीक है।
उसके बजट एस्टिमेट का। तो वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मस्ट बी रिपोर्टेड टू पार्लियामेंट। भाई जाइए, इतना सारे पैसे का आप काम करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट हेड आपको याद है, मैं ऊपर पढ़वा के आई हूँ सबसे अंतिम का ऑब्जेक्ट हेड, तो याद रखना अपने प्राइमरी यूनिट ऑफ हेड। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मस्ट बी रिपोर्टेड टू पार्लियामेंट इन द लास्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड। सप्लीमेंट्री डिमांड के लास्ट बैच में पार्लियामेंट को हमें रिपोर्ट करनी बहुत जरूरी है। इफ दिस रीअप्रोप्रिएशन हैपन्स आफ्टर द लास्ट बैच, अगर ये रीअप्रोप्रिएशन होती है लास्ट बैच के बाद, तो क्या होता है, मिनिस्ट्री मस्ट गेट अ प्रायर अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के डिपार्टमेंट की जरूरत है। ठीक है, अब ये कहता है, अगर वो समझ रहे हो ना बात को, कि अगर वो आफ्टर द लास्ट बैच रीअप्रोप्रिएशन होती है तो मिनिस्ट्री को तुरंत डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की प्रायर अप्रूवल चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, बीई अंडर मेजर वर्क्स में 300 करोड़ रुपया पड़ा है, 20% ऑफ 300 करोड़ कितना हो गया, 60 करोड़। तो कंपेयरिंग देखो, 100 करोड़ इज हायर, है ना, तो लिमिट से 100 करोड़ हो गया। इफ मिनिस्ट्री इंक्रीजेस दिस हेड बाय 120, अगर वो 120 करोड़ बढ़ा देती है तो मस्ट बी रिपोर्टेड टू पार्लियामेंट। क्योंकि हमने ऊपर देखा ना, 100 करोड़ से ऊपर आते ही हमें जाना है, तो ये इसने 120 कह दिया, तो 120 का मतलब क्या हो गया, अब मेरे को रिपोर्ट करना है। Okay. Government of India decision, NER funds are placed under non-functional heads. ये आ गया, they do not have actual expenditure, funds must be shifted to functional head to spend. Therefore, reappropriation for NER control heads is technical and unavoidable. यानी कि ये जो है शिफ्टिंग में आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। नंबर नॉन फंक्शनल हेड ये हैं जो कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं रखते। ठीक है, अब आता है यहाँ से नया रूल इसका, कि इसको जरा ध्यान से समझ लो, फिर मैं आपको ये जो है रूल 11 जो है इंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड परचेज, इसको अच्छी तरह से समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो सेक्रेटरी कैन अप्रूव रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम एनईआर हेड्स टू फंक्शनल हेड इवन इन Q1। ठीक है, यानी कि नो नीड, इसका मतलब क्या है कि नो नीड, ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना 2552 नंबर, नो नीड ऑफ एमओएफ अप्रूवल, सेक्रेटरी में डेलीगेट टू ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल। तो एमओएफ की कोई अप्रूवल नहीं है, सेक्रेटरी ये डेलीगेट कर सकता है पावर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल को। ठीक है, जैसे 200 करोड़ अंडर 2552 मूव्ड टू स्कूल एजुकेशन स्कीम के हेड के लिए जाना है, तो सेक्रेटरी कैन अप्रूव इट। ओके, समझ आ गई। तो ये सब क्या है, ये एनईआर के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सेक्रेटरी उसे डेलीगेट कर सकता है और खुद भी कर सकता है, एमओएफ की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पे कह रहा है रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम एनईआर टू नॉन एनईआर स्टिल नीड्स अप्रूवल, कैन नॉट यूज एनईआर फंड टू नॉन एनईआर एक्टिविटी विदाउट एमओएफ सेक्रेटरी अप्रूवल। 50 करोड़ फ्रॉम एनईआर हेड कैन बी मूव टू दिल्ली प्रोजेक्ट। ठीक है, कैन नॉट बी मूव टू दिल्ली प्रोजेक्ट, नहीं हो सकता जब तक कि उसमें एमओएफ सेक्रेटरी अप्रूवल। तो आपने क्या पढ़ा, एनईआर टू नॉन एनईआर में मुझे अप्रूवल की जरूरत है, लेकिन एनईआर हेड टू फंक्शनल हेड में अगर मुझे जाना है तो मुझे सेक्रेटरी ही करके दे सकता है। रिलैक्सेशन नॉट एप्लीकेबल टू मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, इसमें नहीं है, कहता है कि डोनर मस्ट स्टिल फॉलो ओल्ड अप्रूवल norms. Ministry of Donor cannot approve Q1 NER reappropriation automatically. अभी भी वो कह रहे हैं उसी के साथ they are adhere। ठीक है ना, उसके बाद कहते हैं you need MOF approval कब, जब it is under Q1 जो आप पढ़ चुके हो, यानी कि Q1 अप्रैल टू जून, you want to use scheme savings for establishment expenditure जो हम ऊपर पढ़ के हैं, NER fund from being diverted to non NER work, है ना, अभी आया ना, मैंने आपको दोबारा यहाँ भी पढ़ा दिया ये वाला सेकंड पॉइंट कि नॉन एनईआर से नॉन एनईआर में फिर से हमें अप्रूवल चाहिए होती है। एक्सीडिंग मॉनिटरी लिमिट्स, ठीक है, मॉनिटरी लिमिट्स को अगर एक्सीड हो जाता है, या इंक्रीजिंग ए हेड बाय 20% ज्यादा या 100 करोड़, इसमें आपने भाग के जाना है एमओएफ के लिए। और एमओएफ के लिए कब नहीं जाना, आपने पढ़ना है सेक्रेटरी शिफ्ट एनईआर फंड फ्रॉम नॉन फंक्शनल टू फंक्शनल हेड में, कब, इन 3 नंबरों के फंक्शनल हेड में, 2552, 4552 और 6552। ठीक है, रीअप्रोप्रिएशन अमाउंट इज विद इन द मिनिस्ट्रीज मॉनिटरी पावर। ओके, जो वो आपको 2 करोड़ 5 करोड़ 15 करोड़ तक की मॉनिटरी पावर उसको दी हुई है। तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, और प्लीज अच्छे से लर्न कीजिए बिकॉज आई विल ऑल्सो टेक एमसीक्यूज रिलेटेड टू दीज थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी रेड। ठीक है, ओके, प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, इससे मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझना अच्छा लग रहा है, और शेयर करने से आपके उन फ्रेंड्स तक ये पहुंच पाएगा जो कि हु आर इन नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन वेल। ठीक है, ओके, बाय।